तो नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पूर्णिमा वर्मा जी के यहाँ, जिन्होंने नॉर्सेट 10 की परीक्षा में 2026 में पूरे भारतवर्ष में 925वीं रैंक हासिल की है। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस सफलता के मंच को कैसे प्राप्त किया, उनकी जर्नी कैसी रही। आइए जानते हैं। तो पूर्णिमा जी, पहला सवाल आपसे यही है कि आपको इस सफलता को प्राप्त करके कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत टाइम से इस पल का वेट कर रही थी कि कब मेरा जॉब लगे और कब मैं अपने माँ और अपने पापा, अपने पूरे फैमिली को प्राउड फील करा सकूं। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। इस सफलता को प्राप्त करके पूरे आपके गांव, आपके माता पिता सभी का नाम रोशन किया है। आप ऐसी ही और सफलता प्राप्त करते रहे। हाँ, तो पूर्णिमा जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने तैयारी कब से स्टार्ट की और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा 2024 में मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ जुलाई में। फिर मैं कोचिंग ज्वाइन कर ली थी जस्ट एग्जाम होने के बाद। उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नॉर्सेट 7 था, 2024 में ही था, सितंबर में। उसमें मेरा प्री और मेंस होता है ये नॉर्सेट में, तो उसमें मेरा प्री ही क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद फिर 2025 में अप्रैल में मैं फिर से नॉर्सेट 8 का एग्जाम दिलाई। उसमें मेरा प्री अच्छे रैंक से क्लियर हो गया, लेकिन मेंस में मैं कुछ रैंक के लिए रह गई। उसके बाद फिर मैंने हार नहीं माना, मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं नॉर्सेट 9 का एग्जाम दिलाई। उसमें भी मेरा प्री क्लियर हो गया, लेकिन मेंस में भी उसमें भी मेरा कुछ रैंक के लिए रह गया। फिर मैं हार नहीं मानी, फिर से स्टार्ट की। उसके बाद फिर ये 2026 में अप्रैल में मैं नॉर्सेट 10 का एग्जाम दिलाई। उसमें मेरा रैंक AIR 925 है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पूर्णिमा जी का ये तीसरा अटेम्प्ट था और उन्होंने लगातार असफलता देखी है, उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। और कितनी अच्छी बात कही, असफलता के बाद भी बिना हार माने लगातार प्रयास करते रहे और अपनी सफलता को प्राप्त कर लिया है। पूरे भारत में 925वीं रैंक हासिल की है। तो अब हम पूर्णिमा जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे यही है कि आपने तैयारी के लिए कोचिंग किया कि सेल्फ स्टडी किया था? हाँ, मैं 2024 में मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद जस्ट कंप्लीट हुआ, फिर मैं कोचिंग ज्वाइन कर ली। उसमें मेरा सारा थ्योरी क्लियर हुआ। उसके बाद 2025 से मैं यूट्यूब ज्वाइन की। उसमें फ्री स्टडी लेती थी मैं उसमें। फिर उसी में मैं क्लास लेती थी और अपना शॉर्ट नोट्स बनाती थी, उसको रिवाइज करती थी। फिर इसी तरह मैं अपना जो तैयारी है उसको पूरा की। हाँ जी। तो थोड़ा सा इन्होंने कोचिंग लिया था, ज्यादा समय के लिए इन्होंने कोचिंग नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा कोचिंग लेने के बाद उससे जो नोट्स बनाए थे उसी को आगे लेकर इन्होंने प्रिपरेशन किया और अपनी सफलता प्राप्त की। तो अब हम चौथा सवाल पूछते हैं आपसे। चौथा सवाल है, स्टडी के लिए आपने नोट्स कैसे बनाया और कौन से बुक्स को फॉलो किया? सभी के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि हम एनक्लेक्स का बुक पढ़े कि और मिशन परिचारिका पढ़े नॉर्सेट के लिए। ये सब उनके मन में सवाल रहते हैं। तो आप बताएं कि कौन से बुक्स को फॉलो किया और अपने नोट्स कैसे बनाए थे और कहाँ से स्टडी मटेरियल आपने इंतजाम किया था उसका? मैं तो कि इसका तो थ्योरी वही रहता है सेम, जो हम लोग फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक जो हम पढ़ाई करते हैं उसका थ्योरी पूरा वही रहता है। वही मैं पूरा रिवाइज की थी। और बुक्स मैं PR यादव और एनक्लेक्स बेस्ड जो थ्योरी रहता है उसको भी मैं पढ़ी थी। और जो क्वेश्चन सॉल्व है वो PR यादव और नर्सिंग टुडे से भी किया था और साउंडर से भी किया था। 3 बुक से मैंने अपना जो भी क्वेश्चन सॉल्व है वो प्रैक्टिस किया था। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि जो नर्सिंग के चारों साल में फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक जितने भी टॉपिक्स रहते हैं उन्हीं को अच्छे से किया जाए और इन जो बुक का नाम इन्होंने बताया उन बुक से किया जाए तो ये सब इस यात्रा में आपको हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। ठीक है। तो अब पांचवा सवाल आपसे ये है कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि जो टॉपर्स हैं वो कितने घंटे पढ़ते हैं। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की और आपका डेली रूटीन कैसा रहता था? पढ़ाई तो मैं ऐसे टाइमिंग सोच के मैं नहीं करती थी। मैं एक टॉपिक लेती थी। जैसे टाइम टेबल तो मैं बनाई थी सब्जेक्ट वाइज की। पहले मैं मेजर सब्जेक्ट को कंप्लीट की। उसमें मैं टॉपिक पहले वो करती थी, सेट करती थी। एक टॉपिक को मेरा रहता था कि ये टॉपिक है तो आज मेरे को इसको कंप्लीट करना ही है। तो मैं उसमें टाइम डिसाइड नहीं करती थी। वो टॉपिक जितना टाइम में कंप्लीट होता है मेरे से उतना मैं करती थी। ऐसे टाइम डिसाइड नहीं था मेरा। अच्छा, फिक्स वो नहीं था, लेकिन आप डेली पढ़ती थी और टॉपिक डिसाइड करती थी, उसी को कंप्लीट करती थी। डेली के डेली टारगेट सेट करना है, उसको अचीव करना है, ऐसा आपके रहता है। ठीक है। अब आप ये बताइए कि आपकी पूरी जर्नी में बहुत सारे मोटिवेशन जो आपका होगा वो कौन सा था? क्या क्या आपका मोटिवेशन था और सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरी दीदी ही थी, जो
ऑलरेडी जो है वो एम्स क्लियर कर चुकी है और नर्सिंग ऑफिसर। हाँ, रायपुर एम्स में नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट में ऑलरेडी वो पोस्टेड है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरी दीदी ही थी। मैं उसी को देख के ज्यादा मोटिवेट होती थी कि मेरी दीदी है तो मैं भी मतलब करूंगी उसी के जैसे, मेरे को भी बनना है करके। और मेरी दीदी भी बहुत मोटिवेट करती थी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो मेरे को बहुत गाइड की है और उसी की वजह से आज मेरा इतना अच्छा रैंक भी आया है। तो देखिए, जैसे श्री कृष्ण जी रहते थे अर्जुन के साथ, वैसे ही रितु वर्मा नाम की जो इनकी दीदी है, जो वर्तमान में एम्स में पोस्टेड है नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे, उन्होंने इन्हें गाइड किया, इनका मार्गदर्शन किया और हमेशा मोटिवेशन इनको प्रदान किया। और ये बता रही हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन से और मोटिवेशन से आज इन्होंने सफलता प्राप्त की है और इनकी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ठीक है, अब 7वां सवाल आपसे पूछते हैं। अपनी सफलता का श्रेय अपनी दीदी के अलावा और किन किन को देना चाहिए? मैं मेरी दीदी के अलावा अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं अपने मम्मी पापा की वजह से ही हूँ। अगर उन लोग अगर मुझे नहीं पढ़ाते तो मैं इस काबिल भी नहीं बनती। और सबसे ज्यादा तो मेरे को खुद पे विश्वास जितना नहीं था उतना मेरे फैमिली को था, कि मेरे मम्मी पापा और मेरी दीदी को था कि नहीं तू कर लेगी, मतलब हम लोग को लगता है तेरे में वो दिखता है कि तू कर लेगी करके। तो फिर उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो परिवार का योगदान भी पूर्णिमा वर्मा जी के साथ रहा है हमेशा से। इनके माता पिता जी भी इन्हें लगातार मोटिवेट करते थे, इन्हें पढ़ाई के लिए हमेशा वो करते थे, मोटिवेट करते थे कि आप पढ़ते रहिए, सफलता आपको एक न एक दिन मिल ही जाएगी, आप लगातार प्रयासरत रहिए, ऐसा इन्हें मोटिवेट करते थे। अब 8वां सवाल आपसे ये है कि आगे जो एस्पिरेंट्स आने वाले हैं, नॉर्थ सिटी 11 अभी एग्जाम सितंबर में होने वाला है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको तैयारी कैसे करें? मैं यही बोलना चाहूंगी कि कभी भी हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी सिचुएशन आए, आपको मोटिवेशन मतलब लेते रहना है और कभी भी हार नहीं मानना है। जैसे मेरा ही एक बार में नहीं हुआ, मेरा 3 बार में हुआ है, तो कभी भी हार नहीं मानना है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। तो पूर्णिमा जी, बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो तैयारी तो करते हैं लेकिन बीच मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसा फेस कभी आपके तैयारी के दौरान आया कि आपको बहुत सारे स्ट्रगल देखना पड़ा और आप ऐसे सोचने लगी कि अब मतलब गिव अप कर देती हूँ, नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसा फेस कभी आया? हाँ, मेरे को लगता था कभी कभी कि मतलब नहीं, अब नहीं करूंगी, प्राइवेट जॉब कर लूं क्या, या फिर इतना तो पढ़ रही हूँ, मैं भी तो पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ये मतलब माइंड में कभी कभी आता था कि नहीं अब छोड़ दूं करके। लेकिन एक पॉइंट ऐसे भी था कि मतलब मेरे को था कि नहीं मतलब कर लूंगी करके, थोड़ा पॉजिटिव भी था कि हो जाएगा करके। और घर वाले भी बोलते थे, मेरी दीदी भी बोलती थी कि कुछ भी नीड है तो हम लोग तो है हेल्प करने के लिए, अपना मतलब लक्ष्य कभी नहीं भूलना है और मतलब उसमें अपना काम करते रहना है। तो मतलब तैयारी करते रहे करके, तो फिर वही मतलब फिर करते रही। फिर एक टाइम ऐसे आया कि मतलब भगवान की कृपा से और अपने फैमिली की मतलब मोटिवेशन और सपोर्ट से मेरा आज हो गया। आपको बताना चाहेंगे कि रायपुर में टोटल 22 पोस्ट हैं और ये चाहती हैं कि इन्हें रायपुर का एम्स अलॉट हो। वर्तमान में अभी इन्हें कोई भी एम्स अलॉट नहीं हुआ है क्योंकि वो लिस्ट जारी नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद उस तथ्य का भी पता लग जाएगा कि इनको कौन सा एम्स मिलने वाला है। ये चाहती है कि रायपुर एम्स मिले, जहां इनकी दीदी पहले से ही पोस्टेड है और उन्हीं के साथ ये जॉब करना चाहेंगी। तो रायपुर एम्स में आप जॉब करना चाहती हैं क्योंकि आपकी दीदी वहां पे है। इसके अलावा और कौन से कारण है कि आप रायपुर एम्स चाहती हैं? क्योंकि ये तो मतलब हर का सपना होता है कि अपने ही स्टेट में रहे, अपने ही मम्मी पापा अपने फैमिली के साथ रहे। तो मेरा भी ये ड्रीम है कि मैं अपने मम्मी पापा और अपनी दीदी के साथ रहूं, अदर स्टेट ना जाना पड़े। अच्छा, तो आपको ये बता देना चाहेंगे कि जो एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी होती है वो एक कलेक्टर की सैलरी से भी काफी ज्यादा होती है। एक कलेक्टर की बेसिक सैलरी 56,000 समथिंग होती है, लेकिन एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी 80 प्लस तक होती है। तो इतनी बड़ी पोस्ट पे ये यहाँ पे पोस्टेड है और इनकी दीदी तो पहले से पोस्टेड है। तो अब इनके घर में खुशी का चारों तरफ मैं देख पा रहा हूँ कि चारों तरफ खुशी का माहौल है। इनकी मम्मी काफी खुश है और आगे जब इन्हें रायपुर एम्स अलॉट होगा तो हम एक फिर से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मैं इन्हें दोबारा बधाई देते हुए और इनकी सफलता के लिए लगातार इन्हें और सफलता प्राप्त करती रहे, ऐसी शुभकामना देते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाय।